सर्वेषां स्वागतम। पुनः आपका हमारे YouTube चैनल लखन संस्कृत अकेडमी में स्वागत करते हैं। बच्चों, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि अधोलिखितयो पद्यांशयो एकस्य सप्रसंग हिंदी भाषायां भावार्थम लिखत। यानी आपके लिए दो कोई भी पंक्ति आएंगी श्लोक की, कोई भी सूक्ति आ सकती है, कोई भी श्लोक की पंक्ति आ सकती है। आपको उसमें हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखना है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपको हिंदी में लिखने के लिए कहा जा रहा है। संस्कृत में थोड़ा सा जटिलता रहती है बच्चों को। हिंदी में लिखना तो बहुत आसान है, कोई भी बच्चा लिख सकता है, क्योंकि हमें हिंदी में तो याद हो जाता है। संस्कृत में लिखते समय थोड़ी सी हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको सप्रसंग हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है, जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि कौन सा हम याद करें, कौन से पाठ में से आ सकता है, कौन सा श्लोक आ सकता है, ये समस्या आ रही है। तो हम बच्चों ने जो हमें बताया था, जो बच्चों ने प्रश्न किए थे, उसके लिए हम यहाँ पर उसका समाधान करने के लिए, आपको सरलीकरण करने के लिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम 8 या 9 पंक्ति हम बताने वाले हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि इनमें से आपके लिए सप्रसंग भावार्थ के लिए पेपर में सवाल आ जाएगा। तो एक-एक को मैं बता देता हूं, उनको आप अच्छे से याद कर लेना। और प्रसंग कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। उसके बाद में भावार्थ आपको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बच्चों, प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रसंग लिखेंगे, आप टॉपिक डालेंगे प्रसंग, ठीक है। उसके बाद में नीचे अंडरलाइन कर देंगे, फिर उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, शाश्वती द्वितीय भाग के पाठ, इससे लिया गया है, पाठ का नाम लिखेंगे। इसमें कवि के द्वारा इस विषय में बताया गया है, ऐसा आप लिखेंगे। कोई भी पंक्ति आ सकती है। हमने एक तरीका बता दिया, एक फॉर्मेट बता दिया, एक स्ट्रक्चर हमने बता दिया है कि इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको इसको लिखना होगा। कोई भी पाठ हो, चाहे किसी भी श्लोक में से कोई भी पंक्ति आ सकती है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। अब प्रसंग में एक समस्या आ सकती है कि आपको ये पता नहीं चल रहा है कि यार ये कौन से पाठ में से है। आपको अर्थ पता है, उसका भावार्थ भी लगभग पता है, लेकिन पाठ का नाम याद नहीं आ रहा है, कवि का नाम याद नहीं आ रहा है, उसका पाठ का कवि कौन है। तो आप याद नहीं है मान लो, तो पाठ का नाम ना लिखें और कवि का नाम भी ना लिखें। आप कैसे लिखेंगे फिर उस कंडीशन में? घबराने की आवश्यकता नहीं है। उस कंडीशन में आप कैसे लिखेंगे? उस कंडीशन में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोकांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग से लिया गया है। अब ये तो आपको पता ही होगा बच्चों कि जो भी श्लोक या पंक्ति आएगी वो आपकी किताब से ही आएगी। इसमें तो कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। तो आप लिख देंगे कि यह श्लोकांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग से लिया गया है। इसमें कवि के द्वारा इस विषय में बताया गया है। हो गया काम, आपका प्रसंग हो चुका है। चेक करने वाला आपके कोई हो सकता है, कोई अब देखो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कोई आधा नंबर काट सकता है, ज्यादा नंबर नहीं काटेगा यदि आपने ठीक ठाक लिखा है, अच्छे से पूरा भावार्थ ठीक है, और तो निश्चित रूप से आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो चल जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप प्रसंग लिख देंगे। हमने दोनों तरीका बता दिए, याद है तब कैसे लिखना है, नहीं याद है तब कैसे लिखना है। याद है तो आप पाठ का नाम उसमें ऐड करेंगे और कवि का नाम भी बताएं कि कवि इसमें, इस पाठ के कवि इनके द्वारा ये इसमें बताया गया है, इस विषय के बारे में उन्होंने इसको विस्तार से इस तरह से बता रहे हैं, या इस तरह से उनको मनुष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं। जो भी है अर्थ, वो आप इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में नंबर आता है भावार्थ का। देखिए बच्चों, एक होता है अर्थ और एक होता है भावार्थ, दोनों में अंतर है। अर्थ में सिर्फ हम शब्दों के हिसाब से लिखते हैं, उसमें जो जो अर्थ होता है उसको हम लिख देते हैं। जैसे सत्यमेव जयते पंक्ति आ जाती है मान लो, तो इसका अर्थ लिखेंगे सत्य की ही जीत होती है, ये अर्थ है। हमने कहा कि जैसे हम जानते हैं बच्चों कि सत्य की हमेशा जीत होती है। जिस तरह से हमने महाभारत में देखा था, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था और अंततोगत्वा उसमें जीत सत्य की हुई हुई। हम जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमें सत्य का सहारा हमेशा लेना चाहिए। सत्य का रास्ता हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में हमेशा जीत सत्य की ही होती है। ऐसे हजारों उदाहरण हमें मिल जाएंगे जहां पर जीत हमेशा सत्य की होती है। कहा भी जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। इसलिए निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही जीत होती है। इस तरह से आप जब बताओगे तो ये हमारा भावार्थ हो जाएगा बच्चों। मतलब अर्थ के साथ, यानी भाव के साथ जब हम अर्थ को लिखते हैं तो वो भावार्थ हो जाता है। भाव के साथ कहने का मतलब उसका क्या भाव है,
कहने का मतलब क्या है उसका, वही भावार्थ है। तो ऐसे आपको लिखना है, थोड़ा 2-4 लाइनों में आप लिख देंगे, अपने हिसाब से भी आप लिख देंगे बना के तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया प्रसंग कैसे लिखेंगे, भावार्थ कैसे लिखेंगे, आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि मोस्ट पंक्ति कौन सी है। मैं आपको मोस्ट पंक्ति एक-एक करके बता रहा हूं, स्क्रीन पर आप देखते चलें, उनका मैं अर्थ भी आपको बता दूंगा। अब प्रसंग और भावार्थ आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहली पंक्ति आपको याद करनी है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। जो आपका पहला पाठ है उसी में से ये पंक्ति है। इसका मतलब है कि अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को प्राप्त करते हैं। ये हमारी पंक्ति हो जाती है, इसका अर्थ हो गया। अब इसमें भावार्थ आपको लिखना है अपने हिसाब से, जैसे हमने अभी बताया था। ऐसे आपको जोड़ के अपने मन से भी आप बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पंक्ति एक हो जाती है हमारी। इसके बाद में दूसरी पंक्ति है, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यम कीदृशः। सूक्ति सुधा पाठ है, उसमें से ये पंक्ति आपकी ली गई है। इसका मतलब है कि घर में आग लगने पर, घर में या भवन में आग लगने पर कुआं खोदने के प्रति कैसा उद्यम या कैसा परिश्रम। कहने का मतलब ये हो सकता है हमारा कि घर में आग लगने पर कुआं खोदने से क्या फायदा या किस तरह कैसा ये परिश्रम है, कैसा उद्यम है, ये इसका पंक्ति का अर्थ है। अब भावार्थ आप लिखेंगे, ठीक है, प्रसंग आप लिखेंगे। इसके बाद में नंबर 3 पर आपको याद रखना है, मां भूत परिवादन नवावतार, यानी निंदा या कलंक का नया अवतार नहीं हो। समझ गए। रघुकौत संवाद जो पाठ है उसमें ये पंक्ति आती है हमारी, तो वहां से इसको जोड़ते हुए आपको प्रसंग भी लिखना है और भावार्थ भी लिखना है आपको। तो हमारी 3 पंक्ति हो जाती है। इसके बाद में अगली पंक्ति है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है, कर्मों में कुशलता ही योग है। ये हमारा कर्म गौरवम पाठ है, उसमें से ये पंक्ति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पंक्तियां हैं उनको मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद में है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। ये है आपका कर्म गौरवम पाठ है और इसमें शायद लास्ट का श्लोक है, उसमें से ये पंक्ति आपके लिए आई है। कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, कर्म नहीं करने से श्रेष्ठ है कर्म करना। ये पंक्ति आपकी कर्म गौरवम पाठ से ही है, ठीक है। इसके बाद में आगे है हमारा इसमें अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद, यानी लक्ष्मी का मद इतना भयंकर है कि जो वृद्ध अवस्था में भी शांत नहीं होता। ये एक पंक्ति है। बात समझ गए कहां से आई है ये है आपके कौन से पाठ, शुकनाशोपदेश, शुकनाशोपदेश जो हमारा पाठ है उसी में से ये है। और इसमें एक पंक्ति लास्ट और बता रहे हैं हम, सततम बाग भूषणम भूषणम, वाणी रूपी आभूषण सतत आभूषण है। ये पंक्ति भी आपकी सूक्ति सुधा पाठ से ही ली गई। को आप यदि अच्छे से तैयार कर लेते हैं प्रसंग और भावार्थ के साथ, तो ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको कि आपका सवाल इसमें से आ जाएगा। 2 पंक्ति आएंगे, इनमें से कोई भी 2 पंक्ति आ सकती है, 2 में से आपको एक करनी है, 2 में से एक पंक्ति करनी है, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पर मैंने आपको बता दिया है, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, एक पंक्ति हो जाती है। उसके बाद में प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशा, दूसरी पंक्ति हो जाती है। उसके बाद में माभूत परिवादन नवावतारा, तीसरी पंक्ति हो जाती है। उसके बाद में योगा कर्मशु कौशलम, आपकी चौथी पंक्ति हो जाती है। इसके बाद में कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यह 5वीं पंक्ति हो जाती है। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, ये आपकी 6वीं पंक्ति हो जाती है। और उसके बाद में है आपका अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदा, ये आपकी 7वीं पंक्ति हो जाती है। और एक है आपका सततम बाग भूषणम भूषणम, ये 8वीं, 8 पंक्तियां हैं, 9 नहीं है, 8 पंक्ति है टोटल। तो ये 8 पंक्ति जो हैं, इनमें से जरूर आपको सवाल मिल जाएगा, इनको अच्छे से कर लेना तैयार। अब इसके बाद में जो आगे और क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका वीडियो भी आपको तुरंत मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और कोई भी आपका प्रश्न है, किसी भी तरह की उलझन में आप फंसे हुए हैं, कोई भी आपको डाउट है, तो आप तुरंत कमेंट में लिखें। निश्चित रूप से आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा बच्चों। और पेपर होने के बाद आपको पेपर का पूरा सॉल्यूशन, पूरे पेपर को सॉल्व करवाऊंगा मैं इसी चैनल पर। तो आप चैनल से जरूर जुड़ के रखें, अपने दोस्तों को बताएं, दोस्तों को आप शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमस्कार।